नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस का प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे। इसमें दोस्तों इस बार जो केवीएस का एग्ज़ाम है आपको पता होगा, इसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसमें दोस्तों भाग 1 में जो है 100 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में 80 प्रश्न। तो दोस्तों भाग 1 में जो 100 प्रश्न हैं इसमें दोस्तों 10 प्रश्न जो हैं वह आपके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होंगे। उसके बाद दोस्तों जो 5 प्रश्न हैं वह रीजनिंग से संबंधित होंगे और 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेट के सेशन में जो 20 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न दोस्तों जीएस और करंट अफेयर से, 5 प्रश्न रीजनिंग से और 5 प्रश्न कंप्यूटर से, इन दोस्तों प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले हमारे जो जीएस का पोर्शन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है भूविज्ञान, बी नंबर है भूकंप विज्ञान, सी नंबर है प्लेट विवर्तनिकी और डी है सर्वमापलिक। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है भूकंप विज्ञान, यह हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों पृथ्वी की परत की जो भीतर की हलचल है उसका अध्ययन जो है भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए अगर जो भूकंप है इसका अध्ययन किस दोस्तों यंत्र पर किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ पर दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों भूविज्ञान की बात की जाए तो दोस्तों भूविज्ञान जो है इसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों जो प्लेट होती हैं इनका आपस में टकराव या दोस्तों इनका आपस में इधर उधर खिसकाव जो है उसका अध्ययन दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, शुष्क शुष्क भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो दोस्तों जो शुष्क भूमि के लिए इसमें से कौन सी फसल उपयुक्त होगी? नंबर ए ऑप्शन है चावल, बी नंबर ऑप्शन है रागी, सी नंबर है जूट और डी गन्ना। तो दोस्तों शुष्क भूमि के लिए जो रागी की फसल सर्वयुक्त उपयुक्त होती है। इसमें दोस्तों जो पानी की आवश्यकता लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चावल के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है, जूट के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और गन्ना के लिए भी दोस्तों जो पानी है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वह एकदम सही होगा। ये दोस्तों रागी की फसल अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है, किस महाद्वीप में बोई जाती है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इसमें दोस्तों रागी की फसल सर्वाधिक बोई जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जायद कृषि जो जायद की कृषि दोस्तों कब से कब तक होती है? तो ए नंबर ऑप्शन है जून से सितंबर, बी नंबर है अप्रैल से जून, सी नंबर है अक्टूबर से जनवरी और डी नंबर है दिसंबर। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे भारत में दोस्तों 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी 3? तो दोस्तों देखिएगा, रबी की फसल, उसके बाद दोस्तों खरीफ की फसल और उसके बाद दोस्तों जायद की फसल। रबी, खरीफ और जायद की फसल। दोस्तों रबी की फसल जो है यह आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और दोस्तों मार्च या अप्रैल में दोस्तों काटी जाती है, मार्च या अप्रैल में दोस्तों यह काटी जाती है। उसके अलावा दोस्तों खरीफ की बात की जाए तो खरीफ की फसल जो है वह जून जुलाई में बोई जाती है, जून या जुलाई में बोई जाती है और दोस्तों यह काटी जाती है अक्टूबर में, काटी जाती है। उसके बाद जायद की बात की जाए तो दोस्तों जायद की फसल जो है यह मई जून में बोई जाती है, मई या जून में बोई जाती है और दोस्तों जुलाई अगस्त में काटी जाती है, जुलाई अगस्त में काटी जाती है। तो हमसे दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि जायद की फसल जो है यह कब से कब तक होती है? तो दोस्तों मई जून से जुलाई अगस्त तक जायद की फसल बोई जाती है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा?
इसमें दोस्तों ऑप्शन जो है वह एकदम दोस्तों परफेक्ट तो कोई नहीं दिया है, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही कर सकते हैं अप्रैल से जून तक। वैसे दोस्तों जो जायद की फसल है वह बोई जाती है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, जुलाई या अगस्त में काटी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा कहाँ पर बनती है? तो दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है आपका, यहीं पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जो है नदियाँ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, यहीं से दोस्तों आगे जो नदी दोनों धाराओं के मिलने से जो नदी बनती है उसे गंगा बोला जाता है। दोस्तों देवप्रयाग या कर्णप्रयाग की बात की जाए तो दोस्तों जो देवप्रयाग आपका है यह भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से दोस्तों कौन सा बनता है? इसमें दोस्तों सारी, एक मिनट, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा कहाँ पर बनती है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से दोस्तों देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। ए नंबर जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगी। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। दोस्तों कर्णप्रयाग की बात की जाए तो कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी, पिंडार, ये दो नदियाँ दोस्तों या कहाँ मिलती हैं? तो कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो दोस्तों अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और दोस्तों मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और धौलीगंगा, धौलीगंगा, तो दोस्तों जो अलकनंदा और धौलीगंगा हैं यह कहाँ पर मिलती हैं? यह विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, विष्णुप्रयाग में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं। और बात की जाए दोस्तों रुद्रप्रयाग हो गया आपका, कर्णप्रयाग हो गया, ये देवप्रयाग हो गया। अगर दोस्तों नंदप्रयाग की बात की जाए तो दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी यह कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों यह मिलती हैं नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, यहीं से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके अलावा दोस्तों अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती हैं? नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंदाकिनी नदी ये अलग है और नंदाकिनी नदी यह दोस्तों अलग है। नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से नंदप्रयाग, दोस्तों नंदप्रयाग में दोनों नदी मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा, और मंदाकिनी और अलकनंदा यह रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर क्रोट संरक्षण, दूसरा है दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण, और सी है अपस्थानीय संरक्षण, डी है परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा था आपके कि जो इसका अधिवास है वह प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण। तो दोस्तों इसी से आप इसका प्रश्न का सार निकाल सकते हैं कि वो कह रहा है कि प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, यानी इसका अर्थ हुआ स्वस्थानीय, स्वस्थानीय। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में स्वस्थानीय जिसमें सही होगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन जो है स्वस्थानीय संरक्षण, यही बिल्कुल सही होगा। स्वस्थानीय संरक्षण दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि जैसे आपके किसी भी वन्यजीव विहार में, वन्यजीव विहार या दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान, इसमें दोस्तों जो
कोई भी जीव है उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो दोस्तों वह अपने जैसे जंगलों में रहते हैं निजी अपने जो दोस्तों ओपन एरिया में, वैसे ही दोस्तों उनका जो है रख रखाव इन वन्यजीव अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है, तो दोस्तों उसको स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और दोस्तों अब स्थानीय संरक्षण की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे जैसे चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर या दोस्तों अन्य जगह पर जो दोस्तों कुछ जीव जंतु रखे जाते हैं, उनका दोस्तों जो नेचर होता है वह दोस्तों बिल्कुल जंगल की तरह नहीं होता है, तो इनका जो संरक्षण होगा वह आप स्थानीय संरक्षण होगा। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा, स्थानीय संरक्षण। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। तो दोस्तों डेसिबल आपको पता होगा, जो ध्वनि मापने की इकाई है वह क्या है, डेसिबल। डेसिबल दोस्तों मापने की ध्वनि जो है, ध्वनि मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। दोस्तों आपसे बात की जाए, अगर पूछा जाए कि गहराई मापने का यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों गहराई मापने का यंत्र है फैदोमीटर। गहराई मापने का यंत्र क्या है, फैदोमीटर। और दोस्तों तापमान मापने का यंत्र क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है दोस्तों, बैरोमीटर। बैरोमीटर। या दोस्तों वायुदाब मापी। वायुदाब मापी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गहराई मापने का यंत्र फैदोमीटर, तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर, वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर या वायुदाब मापी। और प्रश्न में हमसे पूछा था कि ध्वनि जो है, जो सारी दोस्तों जो डेसिबल है निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। तो दोस्तों ध्वनि जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो दोस्तों जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों आपसे सीधा ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 जो है वह क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें दोस्तों जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वह दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कौन कौन सी दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों 5 प्रकार की रिट जो है वह जारी कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को। दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपको पता होगा, यह जो वर्तमान में हमारा जो कानूनी अधिकार है उसके अंतर्गत है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारा मूल अधिकार था। तो दोस्तों उस समय शुरुआत में मूल अधिकार जो थे 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार हमारे 6 रहे हैं। इसमें दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार से निकाल कर जो है कानूनी अधिकार के रूप में दोस्तों रखा गया है। और वर्तमान में हमारे जो मूल अधिकार है वह कितने हैं, 6। तो ध्यान रखिएगा, तो संविधान संपत्ति का अधिकार है, यह कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अब रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। समानता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ बिलीव है, इसी का दोस्तों दूसरा नाम है, या आपसे दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। ये दूसरा नाम है दोस्तों विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम स्वरूपम। दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों राजसमंद जो राजस्थान है उसी में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। और यह स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास स्वरूपम है क्या। तो दोस्तों भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान शिव की दोस्तों मूर्ति है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की मूर्ति है, इसका क्या नाम रखा गया, स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास स्वरूपम। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों 369 फीट जो है इसकी ऊंचाई है।
और कहाँ स्थापित की गई, तो राजसमंद राजस्थान में, ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रहा उद्भव उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों जो उद्भव उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। या दोस्तों है क्या उद्भव उत्सव, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत दोस्तों, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, उद्भव उत्सव जो 2022 से इसका आयोजन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और क्या है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव है। इसमें दोस्तों जो है कई देशों के कलाकार जो है आए थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों ताइवान के आपके ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान दोस्तों, श्रीलंका आदि देशों के दोस्तों कलाकार जो हैं उन्होंने भी दोस्तों इसमें भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, उद्भव उत्सव 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दोस्तों बात की जाए वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों वाराणसी आपको अभी पता होगा, जो संघाई सहयोग संगठन है SCO, उसकी जो सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया, राजधानी। तो दोस्तों जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश, इसी शहर को SCO की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला। इसमें दोस्तों आपको पता होगा जो हॉकी विश्व कप दोस्तों चल रहा है 2023, हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया गया। और उड़ीसा में दोस्तों भुवनेश्वर और राउरकेला में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो बैंक है जिसने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, उस दोस्तों बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो दोस्तों जो गवर्नर है आरबीआई के वह कौन है, तो दोस्तों शक्तिकांत दास जी जो हैं, शक्तिकांत दास जी, या दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ से दोस्तों जो हमारी रीजनिंग है तर्क शक्ति, उसके दोस्तों 5 प्रश्न शुरू होंगे। देखिएगा दोस्तों, यदि एल्गर को 51759 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कैडेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, एल्गर EAGER, इसको दोस्तों कूटबद्ध किया गया 51759। तो दोस्तों आप लोग नंबर तो आप लोगों को पता होगा, नंबर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ई का नंबर कौन सा है, तो ई का नंबर है दोस्तों 5, ए का दोस्तों नंबर क्या है 1, जी का नंबर होता है 7, ई का नंबर होता है 5। लेकिन आर का नंबर जो है दोस्तों वह क्या होता है, आर का नंबर होता है 18। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नंबर दिया हुआ है 9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों हाफ है, हाफ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब आप लोग कैडेट का लिख के एक बार देख लीजिएगा, वहीं से आपको पता चलेगा CADET कैडेट। तो सी का दोस्तों नंबर क्या हुआ 3, ए का दोस्तों नंबर है 1, डी का नंबर है 4, ई का नंबर है 5 और टी का नंबर क्या है दोस्तों, टी का नंबर है दोस्तों 20। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर ये 9 लिखा है, अगर हाफ हो तो यहाँ पर हाफ होने के कारण यहाँ पर दोस्तों 10 होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा आंसर बनना चाहिए 31 45 10 दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हाफ जो है हाफ तो नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अब इसको जो है हाफ तो नहीं है दोस्तों, इसको हटाइएगा
अब देखिएगा इसमें दोस्तों जो आर है इसका नंबर है 18 और आर का जो अपोजिट होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, कौन सा जो नंबर है आर का अपोजिट होता है, तो दोस्तों जो आर है उसका अपोजिट होता है आई। आर का अपोजिट जो है वह आई होता है, आई आर का अपोजिट होता है। और आई का नंबर कौन सा है, आई का नंबर है 9। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बाकी आगे के 4 अक्षर हैं उनका दोस्तों नंबर सेम ऐसे ही नंबर रखा गया है, लेकिन जो अंतिम आपका अक्षर है उसका जो नंबर है वह अपोजिट उसका रखा गया है। तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, या आर का अपोजिट क्या होता है आई, और आई का नंबर जो है वह 9 है। इसी प्रकार दोस्तों जो टी है, टी का अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों टी का अपोजिट होता है जी। तो अपोजिट होता है जी, और जी का नंबर कौन सा होता है, जी का नंबर होता है 7। तो दोस्तों यानी यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों 7 आएगा। हमारी संख्या क्या बनेगी, 31457। दोस्तों देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 31457। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को दोस्तों लिखा है IVGFKNLX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा कंप्यूटर को क्या लिखा है, COMPUTER। कंप्यूटर को क्या लिखा है, IVGFKNLX। दोस्तों अब आप लोग देखिएगा इसका कैसे अर्थ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा जो सी है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। यानी दोस्तों आप लोग अपोजिट याद कर लीजिएगा, सी तो दोस्तों सी का अपोजिट होता है एक्स। ओ का दोस्तों होता है एल, एम का होता है एन, पी का दोस्तों होता है के, यू का होता है एफ, टी का होता है जी, ई का होता है वी, और आर का होता है आई। तो दोस्तों ये अपोजिट हो गए। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा टेलीफोन लिखा है उसका हम लोग अपोजिट निकालेंगे, टेलीफोन, टेलीफोन PHONE। दोस्तों जो टेलीफोन है इसमें भी हम लोग एक तरफ से अपोजिट लिखना शुरू करेंगे। तो हम लोग इधर से दोस्तों शुरू करते हैं ई से। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, इवनिंग। एन का दोस्तों क्या होता है एम, ओ का होता है एल, एच का क्या होगा दोस्तों, एच का होता है, एच का होता है क्या दोस्तों, एल एच। एस का होता है दोस्तों, एच का अपोजिट होता है एस होता है। पी का होता है दोस्तों के, ई का क्या होता है, ई का होता है वी। उसके अलावा दोस्तों ई का हो गया वी, एल का क्या होता है, एल का होता है दोस्तों ओ, एल का अपोजिट होता है वो ओ। और फिर ई है, ई का अपोजिट क्या होगा, ई सॉरी ई का अपोजिट होगा दोस्तों वी, और टी का अपोजिट क्या होता है जी। तो दोस्तों यह हमारा क्या बना दोस्तों, इसका अपोजिट VMLSKVOVG। या दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखिएगा VMLS, VM, ये ऑप्शन गलत हो गया। VMLS यह दोस्तों अभी सही है, VMLS KVOVG। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है ये भी दोस्तों गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो दोस्तों आप लोग इसका जो हमारा नंबर दिया है इसका दोस्तों सभी का अपोजिट लिखा है, एक तरफ से आप लोग अपोजिट करते चले जाएं तो वही दोस्तों हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, जिस तरह से चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है। तो दोस्तों चीन की जो मुद्रा है वह है युआन, और जापान की मुद्रा क्या है, येन। तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है और निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है। यह तान्या की आयु 10 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था।
तो दोस्तों तान्या की आयु दी हुई है, तान्या की आयु है 10 वर्ष। कह रहा है निशा जो तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है, तो निशा की आयु क्या होगी? निशा की आयु होगी दोस्तों 3 गुना बड़ी है यानी 30 वर्ष। 10 × 3 यानी 30 वर्ष होगी। उसके अलावा दोस्तों कह रहे हैं दीपक जो है निशा से 5 वर्ष बड़ा है। दीपक की बात की जाए, निशा से 5 वर्ष बड़ा है यानी 35 वर्ष का होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसके पिता की यानी दीपक की आयु, पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। यानी दोस्तों कह रहा है कि दीपक की आयु जब तान्या पैदा हुई थी तब दीपक की आयु कितनी थी। तो दोस्तों वर्तमान में तान्या 10 वर्ष की है, यानी 10 वर्ष पूर्व जब वह पैदा हुई थी तब दीपक की उम्र क्या थी। तो इससे दोस्तों हम लोग 10 माइनस कर देंगे, यानी जब तान्या उसकी बेटी पैदा हुई तो दीपक की उम्र थी 25 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है FILO। तो दोस्तों एफ, इसमें दोस्तों प्रत्येक में आप लोग देखिएगा इसके बीच में, एक मिनट दोस्तों बड़ा बड़ा लिखिए फिर देखिएगा, FILO। इसमें दोस्तों प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है। एफ के बाद दोस्तों एफ के बाद क्या होगा? FILO है दोस्तों, FGHIJKLLMN। दोस्तों देखिएगा प्रत्येक के बीच जो है वह 2 अक्षरों का गैप है। एफ के बाद GH, उसके बाद GHI, उसके बाद JK, फिर L के बाद MN। तो दोस्तों इसमें भी 2 का गैप है। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा KNQT। तो दोस्तों के बाद LM, N के बाद OP, Q के बाद RS। तो दोस्तों इसमें भी प्रत्येक जो 2 आपके अक्षर हैं इसमें 2 का अंतर है। अगला दोस्तों ऑप्शन सी नंबर देखिएगा सी नंबर है QTWZ। तो दोस्तों Q के बाद RS, T के बाद UV, उसके बाद W के बाद XY। तो इसमें भी दोस्तों 2 का अंतर है। अब डी नंबर जो ऑप्शन है उसको देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन POWZ। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि इसमें दोस्तों जो अंतर है वह यहाँ पर दोस्तों एक सीरियल नहीं रखा है, पी पहले लिखा है, ओ बाद को लिखा है। तो दोस्तों यह ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। यानी इसमें कह रहा है कि असमान हमें चुनना है, तो 3 जो है वह हम एक समान है, ए बी और सी जो है ऑप्शन तीनों एक समान है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है वह असमान है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असमान अक्षर वाला समूह जो है उसका ही चयन करना था। तो आगे दोस्तों देखिएगा, अब इसके आगे दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक दोस्तों खाली स्थान बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक दोस्तों इसमें कितने बिट संख्या के बराबर होगा? तो दोस्तों जो 32 बिट है इसके संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही होगा। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 या विंडोज 10 क्या है? तो दोस्तों जो विंडोज 10 है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विंडोज 10 है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे दोस्तों बात की जाए, इसे कब लॉन्च किया गया था विंडोज 10 को? तो दोस्तों इसे 30 सितंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है BIOS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों
BIOS का पूरा नाम क्या होता है? या दोस्तों फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वेब कैमरा, बी है VCR, सी है डिजिटाइजर और डी है प्रोसेसर। तो दोस्तों इसमें कह रहा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों जो प्रोसेसर होता है यह इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही होगा। VCR दोस्तों जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। यानी दोस्तों VCR का फुल फॉर्म क्या होगा? VCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बार कोड रीडर। VCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। वेब कैमरा और डिजिटाइजर जो है यह दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन प्रोसेसर जो है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो दोस्तों जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा है इसको किस कंपनी ने विकसित किया था? ए नंबर ऑप्शन है गूगल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है फेसबुक और डी है एप्पल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। एप्पल ने दोस्तों स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर प्रश्न समझ में आए हों तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।